जैगम साहब और सोलंकी साहब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक तो ये बात है। और दूसरा ये कि जाहिर बात है कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो उनका वेट जो है बाकी सारों के मुकाबले में भारी होगा। और फिर ये भी बात अहम है कि अंकल्स जो उनके बहुत सारे हैं, उनकी भी छोटी जो आपको याद है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब पार्टी की कमांड संभाली थी, तो बहुत सारे अंकल्स को उन्होंने फारिग कर दिया था। तो उस जिमन में तो ये एक पार्टी के लेवल के ऊपर तो अंदरूनी सतह के ऊपर तो एक बड़ी चेंज है ये। ऐसा नहीं देखते आप? जी देखिए रजा, मतलब ये कंपैरिजन बनता नहीं है बेनजीर के साथ। बेनजीर के वालिद जो हैं वो जा चुके थे, और जो अंकल्स थे वो सक्सेशन की वार में बड़े गुत्थम गुत्था थे, और बेनजीर को उनको हटाना पड़ा। मुस्तफ़ा जतोई, मुस्तफ़ा खर, उनके अपने जो रियल अंकल बनते थे, मुमताज भुट्टो। यहाँ पे तो अंकल्स उनके साथ हैं, सिर्फ एक अंकल है, अंकल्स का तो मामला ही नहीं। बाकी तो तमाम लोग, बाकी तो तमाम जो पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, वो तो समझते हैं कि वो बहुत अहम है पार्टी के लिए और वो पार्टी का मुस्तकबिल है। यहाँ पे तो एक ही अंकल का मामला है और एक कजन का मामला है, तो वो अंकल तो नहीं हटे। और हाँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, जरा समझाने की कोशिश करें मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर को कि लो जी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गई है। मतलब ये क्या होता है, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, ये क्या चीज होता है? इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन टू पीपल। और पार्टी के अंदर इसका क्या मतलब है? मतलब ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक टोकन जेस्चर है। और खास तौर पर जो मैं आप बात कर रहा हूं, पार्टी हायरार्की के लिहाज से भी इट्स अ टोकन जेस्चर। लेकिन जो मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं, जहां तक ऑप्टिक्स का ताल्लुक है, लोगों की फीलिंग्स का ताल्लुक है, लोगों को एक मैसेज देने का ताल्लुक है, उस लिहाज से इट मीन्स नथिंग। इस वक्त पार्टी का चैलेंज तो ये है ना कि लोगों को फिर से मोबिलाइज किया जाए। जी बिल्कुल। सोलंकी साहब, आपका व्यू इस पे क्या है? आपने सुनी जैगम साहब की बड़ा बेलाग किस्म का तबसरा, टू लिटिल टू लेट। देखिए, जो पार्टी लीडरशिप है वो ऑन स्विच और ऑफ स्विच नहीं होती, या वो होती है या नहीं होती है। जब भी आप किसी को लॉन्च करके फिर बीच में फिर उसको गायब कर दें या उनकी सरगर्मी खत्म कर दें, तो जो बीच में जो वक्फा आता है उसमें कोई फायदा नहीं होता उस शख्स को। आप याद करें कि अक्टूबर 2014 में इसी तरह की कुछ खबरें आई थी, जिसके बाद बिलावल मुल्क छोड़कर चले गए थे यूके। आपको याद होगा, कोई साल भर के बाद वो वापस आए और कई बार उनको लॉन्च करने की कोशिश की, और फिर आखिरकार ये समझ आ गई जरदारी साहब को भी, पीपल्स पार्टी को, कि पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो बिलावल ही है। और काफी सारे मामला जो है वो उन्होंने अपने हाथ में लिए। यहाँ वो सूरत हाल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ के बाद एक पार्टी की एक करिज्मेटिक लीडर है और करिश्मा का एक तसलसल है। लेकिन बात यह है कि अभी वो एक मुतबादिल पावर सेंटर उन्होंने तख्लीक नहीं किया। अभी जाहिर है वो मुल्क से बाहर भी है। जब वो वापस आएंगी और जो उनका दूसरा ओहदा है चीफ ऑर्गेनाइजर का, उसमें वो क्या तंजीमी तब्दीलियां करती हैं, किसको कहाँ रखती हैं, किस तरीके से पार्टी को मोबिलाइज करती हैं, उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसका कोई, उसकी कोई मानी और मतलब भी है या नहीं है। जी रजा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रजा, आप जी मुझे मैं सुन पा सुन रहे पा हैं? रहा हूँ जी। जी जी, बिल्कुल। जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक। जी शुक्रिया सोलंकी साहब। मैं जैगम खान साहब, डॉक्टर अकदस अफजल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम अकदस, हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि सीधे ही हम मईशत के जो मुश्किल सवालात हैं, आज जो एनर्जी पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है
उसके ऊपर आपने देखा होगा रिस्पॉन्स अगस्त के इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तो हमारी ही पॉलिसी थी जिसको कि उन्होंने कॉपी किया है, उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया इसहाक डार को और शहबाज शरीफ को। और आप ये बताइए, अगर आपने उस एनर्जी पॉलिसी को देखा है तो एक तो इस पे जरा हमें ये समझाइए कि इसमें कोई नई बात है और क्या वाकई ही में ये पाकिस्तान का जो बड़ा एक बहरान है एनर्जी का, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी रिलेटेड है, दीगर मामलात से भी रिलेटेड है, क्या वो हल हो पाएगा? और ये भी बता दें कि एक सूबाई हुकूमत ने तो मैंने देखा है कि मुस्तरद कर दिया है इसको, पंजाब ने, और जो ताजिर बरादरी है उन्होंने भी उसको कबूल नहीं किया, तो फिर इस पर अमल दरामद कैसे होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है मेरा ख्याल में? बिल्कुल पहुंच जी रही जी है। साफ आ रही है। तो थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। जी मैंने बिल्कुल ये जो अभी नया अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से, ये इसको देखा है, तफसील में भी पढ़ा है, नंबर्स भी देखे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश आयन स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। देर आयत दुरुस्त आयत। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पिछले सालों में हो जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, जिसमें एफिशिएंसी के जरिए, यानी कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से जो सीलिंग फैंस बनते हैं वो तकरीबन 130 वॉट्स पावर कंजम्पशन है, तो दुनिया में इजीली 60 वॉट्स पावर कंजम्पशन के जो फैंस हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरह से जो आपके इनकैंडेसेंट जो पुराने बल्ब होते हैं येलो रंग के, वो पाकिस्तान में अभी तक बनते हैं। दुनिया जो है वो क्या कहते हैं, ये जो लाइट सेवर्स और अब एलईडी बल्ब्स की तरफ जा चुकी है। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं पाकिस्तान की ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए थ्रू एफिशिएंसी मेजर्स, जिसमें कुछ बिल्डिंग कंट्रोल मेजर्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बाइक्स की इंपोर्ट करने की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं कुछ डेटा देख रहा था और ये कुछ होशरुबा उसमें चीजें नजर आई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये अभी जो साल खत्म हुआ है, जो माली साल खत्म हुआ है जून में, इस साल हमारी जो टोटल इंपोर्ट थी एनर्जी की, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उसमें 105% का इजाफा हुआ, 105% का होशरुबा इजाफा। उससे पिछले साल हम तकरीबन 11.3 बिलियन डॉलर्स की हमने एनर्जी इंपोर्ट की थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और ये डेटा कोई भी देख सकता है, ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का डेटा है। एक साल के अंदर ये नंबर 11.3 बिलियन से बढ़ के तकरीबन 24 बिलियन के ऊपर पहुंच गया।